नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पर जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आवाज़ आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आ रही आवाज़? ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था, किसने रखा था? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सभी के जवाब आने शुरू हो गए हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा था। ठीक है, कब रखा था? तो आपके 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और यही प्रस्ताव जो था वो आगे चल के आपके कह सकते हैं संविधान की प्रस्तावना आपकी बनी थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। कह रहा आपसे राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय जो कि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। इसको मैप से आपको थोड़ा समझा देते हैं कि जैसे आपका ये भारत है और भारत के बाहर भी जैसे आपका विदेश है, यहाँ भी कोई कंपनी अपने भारत की है, यहाँ भी कंपनी है। समस्त जो उत्पाद होता है, तो ये समस्त उत्पाद ही आपको कह सकते हैं राष्ट्रीय आय होती है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर डी दिया है कि यह एक वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं का और सेवाओं का धन मूल्य ही होता है आपका, जो आपका राष्ट्रीय आय होती है। और राष्ट्रीय आय में अगर उस देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। 93 के जवाब दीजिए। अनिवार्य बचत जिसे बोल देते हैं हम लोग फोर्स सेविंग्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर अनिवार्य बचत होता है कि वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी या वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता न होने के परिणाम स्वरूप खपत की कमी है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। आपके बॉडी में देखते हैं कि हड्डियां होती है और हड्डी में एक बाल जॉइंट और एक होता है सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो भाई ये जो आपको होता है, ये आपको होता है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, कमर का जोड़। ठीक है, कमर का जोड़ होता है। देखते हैं कमर के जोड़ में एक बॉल जैसे ऐसे होता है, यहाँ से जुड़ा होता है, और ये कह सकते हैं एक सॉकेट जैसे आपका इसमें होता है। तो कमर का जोड़ होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी। चलिए यहाँ पर बताइए, हिस्ट्री क्वेश्चन आपसे है। सबसे पहली घटना आपकी कौन सी घटी थी यहाँ पर? 95 का ऑप्शन राइट बताइए भाई। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर 95 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर सी हो जाएगा। सबसे पहले आपकी साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और ये आपका आया था फरवरी 1928। डेट याद रखिएगा, फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था। फिर इसके बाद कह सकते हैं, देखो दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च जो आया था वो आपका 12 मार्च 1930 को आया था। ठीक है, दांडी मार्च कब आया था? 12 मार्च 1930 को आया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था। वहीं पर गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 5 मार्च 1931। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट रट लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका संभावना है कि मिल सकते हैं और मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तारित है। तो बताइए भाई, आहार नाल जो होती है वो कहां से कहां तक आपकी जाती है? ये नली आपकी जाती है ऑप्शन राइट, आपके मुख से लेके गुदा तक जाती है आपकी आहार नाल, जिसका जवाब डी आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो आप देखते हैं कि दर बदल जो कानून आपका है, जिसे कि कह सकते हैं विरोधी कानून आपका है, ये किस अनुसूची में है। तो ये भाई किस अनुसूची में है, इसका जवाब दीजिए यहाँ पर। राइट आंसर आपका हो जाएगा 97 का डी हो जाएगा आपकी 10वीं अनुसूची में। और ये जो संशोधन हुआ था वो आपका 52वें संविधान संशोधन के तहत आपका ये कानून लाया गया था। ठीक है, दरबदल। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है
आपका ऑप्शन राइट ए हो जाएगा आपका निलंबनकारी। ठीक है, कौन सा आपका निलंबनकारी होता है। आप लोग के इंग्लिश में अगर देखा जाए तो आप लोग निलंबनकारी में इसे कह सकते हैं कि एक विद्युत रोधी या इंसुलेटर के वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध करते हैं, निलंबन प्रकार, अथवा इन्हें बोल देते हैं पिन टाइप बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। बताइए भाई, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका कहाँ पर है। ये आपका देखिए, हम आपको ऐसे मैप में बताते हैं, जो आपका ध्रुव होता है यहाँ पर ध्रुवों में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सबसे कम कहाँ होता है तो आपकी भूमध्य रेखा पर होता है। सबसे कम कहाँ, भूमध्य रेखा पे होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। आप देखते हैं कि ये रात्रिचर प्राणी हैं और रात में ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इनको दिखता भी है, उड़ते भी हैं। ये किस कारण से है, तो कारण इनका होता है ऑप्शन राइट बी, कह सकते हैं उनकी टांगे 100 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वे परासरब ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो परासरब ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं, इस कारण ये अंधेरे में रात में उड़ सकते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तब पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। इसको समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। मतलब देखिए, जब आपका चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना, तो क्या बोलते थे, कृष्ण विवर चारों तरफ से होता है, जिसे आप लोगों ने कैरोना नाम सुना। कैरोना, जब कैरोना होता है तो कुछ इसका पोर्शन आपका छुप जाता है। तो छुप जाता है तो ऐसी स्थिति में जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर आपका ताप बढ़ने पर घट जाता है। याद रखिएगा, इसका जवाब आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे कि मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका है और नया क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो समुद्री पार्क घोषित किया है वो किया है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके कच्छ की खाड़ी को किया है। याद रखिएगा, आपके 1982 में समुद्री पार्क के रूप में आपको घोषित किया गया था। ठीक है, कच्छ की खाड़ी को। ठीक है ना, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर नई शब्द आपका दिया है, तो भाई बताइए आपके जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है मूल अधिकार, ये आपको कौन सा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पर अभिव्यक्त मतलब होता है बोलने से। तो याद रखिए, ऐसा नहीं है कि विदेशी लोग आते हैं और बोलते नहीं है, मतलब हर एक चीज़ में बोलने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर किसी न्याय पर इनको नहीं बोल सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर नहीं बोल सकते जो इनको अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बोल नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये किसी ऐसे मामले पर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है इस समय। तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो किस पठार में है, 104 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके छोटा नागपुर पठार में। कहाँ पर भैया, आपके छोटा नागपुर के पठार में आपका ये है, जो आपके कह सकते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार जो आपको पड़ता है, या पठारी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम बंगाल के भी कुछ भाग में है, ये आपका उद्योग आपका विस्तारित है, आपका छोटा नागपुर पठार। चलिए नेक्स्ट कि विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। प्लावी मतलब होता है कि तैरता हुआ। ठीक है, तैरता हुआ होता है, और ये आपके है भारत में ही है, आपके मणिपुर में केबुल लामजाओ। ठीक है, ये विश्व का तैरता हुआ पार्क है, जिसे आप लोग जानते हो लोकटक झील। तो लोकटक झील में ही ये आपका है, उसी के अंदर बना हुआ है, जो कि 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, ए नंबर हो जाएगा, मणिपुर में। जो मणिपुर में आपकी लोकटक झील है, तो लोकटक झील में ही है आपका पार्क है केबुल लामजाओ। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो भाई डेल्टा कौन नहीं बनाती है, तो डेल्टा यहाँ पर आपकी वो नदी नहीं बनाएगी जो आपकी कह सकते हैं कि आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, अपितु वो आपकी अरब की सागर में गिर रही होगी, वो डेल्टा नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ये एक कह सकते हैं एस्चुरी जैसा निर्माण करती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? आपके प्रायद्वीप भारत मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नीचे वाला आपका भारत है, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो पर्वत है वो आपकी कौन सी है? 107 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अन्नाईमुडई। ठीक है, तो आपके कह सकते हैं अन्नामलाई पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है वो आपकी अन्नाईमुडी है। इसके बाद आपकी आती है नीलगिरी। नीलगिरी की जो ऊंची चोटी है आपकी दोडालबेटा। समझ में आ गया ना? तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नाईमुडी। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? सबसे लंबा समुद्री तट, जो कि हमेशा से छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक में क्वेश्चन आप पूछा जाता है ये। तो ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, गुजरात का सबसे ज्यादा आपका है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय अर्थात आपका जो भारत का जो मानक समय है वो आपका कौन सा यहाँ पर है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 82.5। अर्थात जो पूर्वी देशांतर है तो इसको आपको अगर देखा जाए तो आपके ये जो भारत से ये रेखा जाती है 5 राज्यों से होकर आपकी जाती है। ठीक है, जो कि यूपी में आपकी कहाँ से जाती है? तो यूपी में इलाहाबाद के नैनी से होकर आपकी ये गुजरती है और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आपके आगे रहती है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है? 110 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 110 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आया है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत में प्रांतीय कह सकते हैं स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो ये भाई कब शुरू की गई थी प्रांतीय में? तो 111 का जवाब दीजिए भाई। 111 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसके तहत कह सकते हैं सर्वप्रमुख विशेषताएं या कह सकते हैं विशेषता आपके प्रांतीय स्वतंत्र की स्थापना आपकी की गई थी। और कह सकते हैं कि इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की गई थी। ठीक है ना? और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना जो आपकी लागू की गई थी तो वो कब लागू की गई थी बताइए भाई? तो ये लागू की गई थी ऑप्शन राइट, देखिए काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये किया गया था ऑप्शन राइट आपका बी, आपके सन 2013 से। ठीक है, जनवरी 2013 से आपके राज्य परिषद ने आसरा आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए कह सकते हैं मंजूरी प्रदान की थी। इस योजना का संचालन नागरिक रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, सभी का जवाब आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, थारू जनजाति है। ठीक है ना? थारू जनजाति आपके उत्तराखंड के नैनीताल जिले में और कह सकते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ज़्यादा क्षेत्रों में आपकी निवास करती है। ठीक है, तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और कहा जाता है कि ये किरात वंश से संबंधित जनजाति है, अपने पूर्वजों को एक रोटी के रूप में एक दान जैसा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? बताइए भाई। कानपुर आप देख सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें कानपुर का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? 114 का जवाब दीजिए। 114 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आपके नाना साहेब। कौन हो जाएंगे? नाना साहेब हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, डी नंबर नाना साहेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भाई फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक जो कि भारत में माना जाता है, किसे माना जाता है? 115 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। 115 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपके कोलबर्ट को माना जाता है। याद रखिएगा कि कोलबर्ट के अनुरोध पर आपके 1664 में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल की स्थापना हुई और उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक आपका माना जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आए थे? सबसे पहले जो आपके आए थे भारत में कौन आए थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी का जवाब आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल राइट आंसर आपका सभी का आ रहा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। देखो अगर देखा जाए तो पुर्तगाली आगमन के बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो भाई भारत में मुगल साम्राज्य की अगर देखा जाए तो ये हुई थी किसके बाद?
17 का जवाब दीजिए यहाँ पर, 117 का बिल्कुल सही जवाब है। ये हुआ था ऑप्शन राइट आपका डी, पानीपत की पहली लड़ाई, है ना। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी आपकी 21 अप्रैल आपके 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और इसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, जवाब दीजिए। 118 का ऑप्शन, 118 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा आपके मुगल सराय में, याद रखिएगा मुगल सराय में है, ठीक है। मुगल सराय क्षेत्र के अगर शुद्ध देखा जाए तो मडुवाडी जो कि वाराणसी के पास है, ठीक है। अगर शुद्ध देखा जाए तो आपका ये आपके मडुवाडी वाराणसी में, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय जो प्रणाली है ये प्रारंभ की गई थी, ये आपकी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। 119 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सब बस बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये आपकी शुरू की गई थी व्यवस्था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस चोल शासक ने नई राजधानी आपकी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन आपका इस समय बहुत पूछा जा रहा है। गंगईकोंड या कह सकते हैं गंगईकोंड की एक उपाधि भी धारण किया था, है ना। तो आपकी नई राजधानी गंगई चोलपुरम का निर्माण किया था। 120 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शक संवत किसने और कब शुरू किया था। शक संवत किसने और कब शुरू किया था। 121 का ऑप्शन बताइए। 121 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। कनिष्क ने 78 ईस्वी में कह सकते हैं आपके शक संवत को प्रारंभ किया था। किसने, आपके कनिष्क ने किया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा है। 122 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 122 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका कथक हो जाएगा। याद रखिए ये आपके यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। सबका जवाब है बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा कि ये जो आपका नृत्य है परंपरा 3 प्रमुख घराने हैं आपके, लखनऊ घराना, द्वितीय देखा जाए तो जयपुर घराना, और तृतीय देखा जाए तो बनारस घराना, ठीक है। तो याद रखिए आपका यूपी हो जाएगा, अर्थात कथक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। 123 का जवाब आपको देना है। तो यहां पर उसके उत्थान के लिए जो था ये था बिंबिसार। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर लगभग आपका देखा जाए तो 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था, और इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। और इसने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल भी किया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की। तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। चलिए इसीलिए कहा जाता है कि प्रारंभिक उत्थान आपके बिंबिसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध संघ जो आपकी परिषद थी यह आयोजित कहाँ पर की गई थी। ये भी की गई थी आपके, ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपके राजगृह में किया था, ठीक। कहाँ पर, आपके राजगृह में की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी, तो सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने किया था, ठीक है, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। 125 का जवाब दीजिए। तो नगर नियोजन के लिए है ये आपकी ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, आपके सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि प्रमुख विशेषता आपके नगर नियोजन इसकी मानी जाती है, ठीक है ना। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार आपके बसाए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह कौन सी परियोजना है जिसके पूर्ण होने पर भारत में सबसे ऊंचे बांध का निर्माण हो जाएगा तथा वह भारत में निर्मित की जाने वाली सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। करंट का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 126 का ऑप्शन राइट बताइए यहाँ पर।
तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ये है ए नंबर दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, जो कि 17 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना हेतु आपकी पूर्व निवेश गतिविधियों के लिए 1600 करोड़ रुपए की परिव्यय से आपकी स्वीकृति प्रदान की गई है। और याद रखिए कितना मीटर ऊंचा आपका बांध निर्माण किया जाएगा, 278 मीटर किया जाएगा, ठीक है, 278 मीटर बांध आपका किया जाएगा, जो कि पूर्ण होने पर देखा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका यही हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 76वां देश कौन सा है। तो आपका कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 76वां जो देश बना है आपका वो है ऑप्शन राइट आपका ए आपका पलाऊ, ठीक है, कौन है आपका ये पलाऊ है, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि उत्कर्ष 2022 किस भारतीय बैंक की मध्यम अवधि कार्यनीतिगत रूपरेखा है जिसका शुभारंभ जुलाई 2019 में किया गया। यहाँ पर आपका कह सकते हैं मीडियम जो आपका दिया है कि उत्कर्ष 2022 किस भारतीय बैंक की मध्यम अवधि कार्यनीतिगत रूपरेखा है, ये है आपकी 128 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की है। किसकी है, आपके भारतीय रिजर्व बैंक की एक कह सकते हैं बोर्ड द्वारा आपका है, और ये विनियामक ये कह सकते हैं पर्यवेक्षक प्रणालियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आपकी 3 वर्षीय मध्यम अवधि आपकी नीति आपको अंतिम रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिया है 129 कि अगस्त 2019 में किस क्रिकेटर ने एक दशक अर्थात कह सकते हैं 2010 से लेकर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपके 20,000 रन बनाने की उपाधि प्राप्त किया है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इस समय। ये बने हैं आपके ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। बी नंबर आपका विराट कोहली है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 8 जुलाई 2019 को किसने ग्रीस अर्थात यूनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो 8 जुलाई 2019 को ग्रीस अर्थात यूनान के जो नए प्रधानमंत्री हैं कौन है, जवाब दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर काफ़ी बच्चों का आया है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये है आपके करियाको मित्सोताकिस, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। और कह सकते हैं वे आपके न्यू डेमोक्रेसी दल के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न हो गए और लगभग 3 आपके सेट इसमें और हैं, उनको भी आप कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।